इससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जामिनेशन में जजमेंट राइटिंग के स्किल्स को सीखे। पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड एक रिजल्ट को दिखा देता हूं। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जजमेंट राइटिंग आपको क्यों सीखना ज़रूरी है, और अगर आपने ना सीखा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इससे पहले आगे बढ़े, एक नज़र इस रिजल्ट पर डाल लीजिए जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर ने प्रोनाउंस किया है। इस रिजल्ट में अब खास बात यह है कि नीचे देखेंगे उन्होंने मेंशन किया है, नो कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड फॉर द वाइवा वॉस टेस्ट। और जानते हैं ये टेस्ट किसका था? दिस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द लिमिटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अंडर रूल 51B ऑफ छत्तीसगढ़ हायर जुडिशल सर्विसेज। एचजीएस का एग्जामिनेशन उन लोगों ने दिया है जो कि ऑलरेडी मजिस्ट्रेट हैं और ऑलरेडी जुडिशल सर्विसेज में हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी जुडिशल सर्विसेज में हैं और रोज जजमेंट्स और डिक्रीज और ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट को एक भी पर्सन ऐसा नहीं नजर आया जिनको हाई कोर्ट ने इंटरव्यू के लिए कैपेबल माना हो। इसका मतलब ये निकला कि अगर आप डेली बेसिस पर जजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो क्वालिटी हाई कोर्ट को चाहिए वो हाई कोर्ट को नहीं मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग रूटीन में प्रैक्टिस करते ही नहीं है जजमेंट राइटिंग की, या फिर उन्हें कोई गाइड करने वाला ऐसा पर्सन नहीं है जो ये बता सके कि उनके जजमेंट में गलतियां कहाँ हैं, जजमेंट को कैसे लिखना है, जजमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या कोई पर्टिकुलर टाइप का फॉर्म होता है, कोई स्कीमा है, कोई परफॉर्मा है, क्या उन सब चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ये परफॉर्मा को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उनको जजमेंट राइटिंग के स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस रिजल्ट से ये बात क्लियर हो जाती, यहाँ पर काफ़ी सारे नाम होते इसमें, क्योंकि वो तो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन भी किया गया है, उनको परफॉर्मे भी बताए गए हैं, उनको सारा तरीका भी बताया गया है कैसे लिखना है। इसका बावजूद भी उनको उनको एक भी पर्सन यहाँ पर नहीं मिला। इसका मतलब परफॉर्मा के अलावा कुछ और भी रिक्वायर्ड है जो इन एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए था, जो उनको मालूम नहीं है। तो मैं इन्हीं कुछ तरह के मामलों को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले इस सेशन को स्टार्ट करें, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जजमेंट राइटिंग के लिए हम लोगों की ऑलरेडी मेंस आंसर राइटिंग में कुछ पर्टिकुलर क्लासेस हैं जो कि मॉर्निंग में रन होते हैं, सुबह 7:30 से 8:30 बजे। तो जजमेंट राइटिंग को अगर आप सीखना चाहते हैं स्पेशली, तो आप इन क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासरूम्स एचजीएस के लिए और पीसीएसजे दोनों के लिए अवेलेबल है। एलसीई यानी कि जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ये एग्जामिनेशन की क्लासेस अवेलेबल है, तो वो लोग भी चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं और उन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं जो कि उनको एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। तो चलो ठीक है, आज हम इस वीडियो सेशन के पार्ट नंबर 1 के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले कुछ परफॉर्मा सीख लेते हैं कि जजमेंट राइटिंग के लिए हाई कोर्ट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और बाकी डिटेल में उसकी एनालिसिस बाद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जजमेंट राइटिंग के इस पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें हाई कोर्ट के हिसाब से कौन कौन से परफॉर्मर्स को अपने जजमेंट में इंक्लूड करना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये कि अलग अलग स्टेट्स में जजमेंट को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ जगहों पर जो परफॉर्मा मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो फॉर्म्स एंड परफॉर्मेट्स नहीं दिए हुए हैं। वहाँ पर सिंपल आप शुरू में ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस लिख लीजिए, उसके बाद आप पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेशन कर लीजिए, और उसके बाद लास्ट में अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए। ये एक बेसिक सा पैटर्न सभी जगह पर फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक पर्टिकुलर परफॉर्मा हाई कोर्ट ने खुद से ही प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और अगर आपका जजमेंट उसके कॉन्सोनेंस में नहीं है तो फिर समझ लीजिए आपको मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है। एक और खास बात, अगर आप जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितना समय किसी भी जजमेंट को लिखने में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जब इस परफॉर्मा को लिखते हैं तो काफ़ी सारा टाइम इस जजमेंट के परफॉर्मा को लिखने में ही निकल जाता है, उसको लिखने में ही निकल जाता है। और जब डिटर्मिनेशन और एनालिसिस की बात आती है, वहाँ पर वो मैक्सिमम टाइम पीरियड को लूज़ कर जाते हैं और उनका टाइम स्लॉट जो दिया हुआ है उसमें जजमेंट राइटिंग पूरा ही नहीं हो पाता। इसके वजह से भी बहुत सारे लोग इस पेपर में फेल हो जाते हैं। तो इससे पहले हम लोग टाइम मैनेजमेंट को देखें, वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में देखूंगा। यहाँ पर हम सिर्फ परफॉर्मा को समझेंगे। तो हाई कोर्ट के द्वारा कुछ परफॉर्मा प्रोवाइड किए गए। क्या क्या परफॉर्मास हैं? सबसे पहले हमें चेक करना होगा
फॉर्म नंबर डी आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर बात की गई है फॉर्म नंबर डी के। मैं साथ साथ में पेन को इनेबल कर लेता हूँ ताकि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको वो यहाँ पर हाईलाइट होकर नजर आता रहे। जैसे कि मैंने बात की, यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना होगा फॉर्म नंबर डी। जजमेंट लिखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जजमेंट कौन सी कोर्ट का है, उस कोर्ट का नाम ऊपर लिखना पड़ेगा। ये सेट परफॉर्मा है, इसको ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं करनी है। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम होगा जिन्होंने इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया है या कर रहे हैं। फिर आपको जजमेंट का डेट देना होता है, यहाँ पर वो मेंशन कर दीजिए। फिर आप केस का नंबर बता दीजिए। इसके अलावा फिर आपकी जो एफआईआर हुई थी उसकी डिटेल दे दीजिए। और इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन वगैरह है, क्राइम नंबर वगैरह है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दीजिए। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लेनेंट का नाम देना होगा। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ अ कंप्लेनेंट जो भी है, अगर स्टेट है, स्टेट अगर कंप्लेनेंट है तो ठीक, नहीं तो कोई प्राइवेट पर्सन है तो उसका नाम मेंशन कर दीजिए। इस कंप्लेनेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि कोर्ट में उनके मुकदमे को कौन लड़ रहा है, उस एडवोकेट का नाम यहाँ पर मेंशन करना होता है। अब इसके अलावा फिर हमारे पास एक्यूज की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। एक्यूज कितने हैं, जितने भी एक्यूज हैं, मान लो एक्यूज नंबर 1 A1 है, A2 है, उनके बारे में सब कुछ लिख दीजिए जितने भी हैं। यहाँ पर मैंने 2 ही सैंपल के लिए दिया है। अगर 5, 10, 20 जितने भी हैं उनके बारे में आप यहाँ ब्यौरा नीचे दे देंगे। और इनको भी आप मेंशन करेंगे कि इनको कौन से एडवोकेट ने रिप्रेजेंट किया है। अगर एक एडवोकेट है तो एक एडवोकेट का नाम, अगर काफ़ी सारे हैं तो उनके मेन जो लोग हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म नंबर डी है। सबसे पहले ओपनिंग जजमेंट यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अगर आपने इसको कहीं नोट की नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास फ्यूचर में आपको काम आएगा। और इसे प्लेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसको लिखने की स्पीड आप बढ़ा लें। याद रखिए, मैं कह रहा हूँ स्पीड बढ़ा के चलिएगा जब कभी भी कंटेंट को लिखेंगे। ज़्यादा सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लेजिबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए और स्पीड ज़रूर मेंटेन कर रखिएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, फिर आते हैं फॉर्म नंबर ई पर। हाई कोर्ट ने कहा है इसके बाद हमें एक और फॉर्म चाहिए होता है, फॉर्म नंबर ई। और यहाँ पर उन्होंने बात की है जैसे कि आपका ऑफेंस कब कमिट हुआ, डेट ऑफ एफआईआर कब हुई, आपकी चार्जशीट आपने कब फाइल किया है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कब हुए, एविडेंस कब स्टार्ट हुई। ठीक है, और कौन सी तारीख को कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व किया था प्रोनाउंसमेंट के लिए, किस दिन कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया है, और कौन सी तारीख को कोर्ट ने कोई भी सेंटेंसिंग का ऑर्डर पास किया है। ठीक है, इसके बारे में भी परफॉर्मा जो प्रोवाइड किया है वो है परफॉर्मा नंबर ई। ठीक, फॉर्म नंबर ई। इसके अलावा एक्यूज की जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको मेंशन करनी होती हैं। इसमें एक्यूज, ये को एक्यूज है, मेन एक्यूज है, उसके बारे में लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर उसकी गिरफ्तारी अगर हुई है कब हुई है। इसके अलावा अगर उसे बेल पर छोड़ा गया है कौन सी तारीखों से बेल पर रिलीज किया गया है, कौन कौन से ऑफेंसेस के साथ उनको चार्ज किया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हो जाएगी। इसके अलावा सेंटेंसेस जो उस पर इम्पोज किए गए हैं और कितने पीरियड के लिए वो डिटेंशन में रहा ड्यूरिंग अ ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 428। ये सारे डिटेल हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर नीचे मैंने कॉलम छोड़ रखा है, तो जितने भी नंबर ऑफ एक्यूज होंगे उनको 1 2 3 4 करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन इन सभी डिटेल के बारे में दे सकते हैं। ठीक है, ये एक्यूज की डिटेल हो गई। अब इसके अलावा एक और फॉर्म है हमारे पास, फॉर्म नंबर एफ। ये फॉर्म नंबर एफ की जितने भी कंटेंट है वो हमें सीक्वेंस में जजमेंट में लेने ज़रूरी होते हैं। याद रखिएगा फॉर्म नंबर एफ में क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक तरह का इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स के हिसाब से ही जितनी भी नीचे जजमेंट के कंटेंट होंगे वो इसी के कॉन्सोनेंस में होंगे। जैसे कि सबसे पहले आप जो मेंशन करेंगे अपने जजमेंट में, जजमेंट की हेडिंग डालेंगे। फिर जो एडवोकेट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं उनके बारे में मेंशन करेंगे। फिर आप चार्जेस के बारे में मेंशन करेंगे। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी फ़िलहाल आप इनके कंटेंट को देखो। मैंने आपसे कहा ना कि हम जजमेंट राइटिंग के आज के सेशन में सिर्फ परफॉर्मा समझेंगे कि कौन कौन से परफॉर्मास हैं। अब इन परफॉर्मास को किस तरह से फिल करना होता है, फिर उनकी डिटर्मिनेशन कैसे करनी होती है, एविडेंसेस अगर हमारे सामने आते हैं उनको किस तरह से इवैल्यूएट करना होता है, किस तरह से जजमेंट्स को, एविडेंसेस को फैक्ट्स के साथ मिक्स करके जो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है उनको डिटरमिन करना होता है। ये थोड़ा डिटेल एनालिसिस है, उसको वन वन स्टेप्स आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस सबको भी डिटेल में करते चले जाएंगे। फिलहाल तो मोटे मोटे से हेड समझ के चलिए कि जजमेंट में आपके कौन कौन से हेड्स आ जाने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 में आपको जजमेंट की हेडिंग वगैरह, एडवोकेट्स कौन कौन किस किस के बिहाफ पे अपीयर हुआ है, किन किन चार्जेस के साथ एक्यूज पर्सन को हमने चार्ज किया है,
कौन कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जो पार्टीज कंसर्न ने एडमिट कर रखे हैं। हो सकता है कोई पर्टिकुलर फैक्ट स्टेट ने, प्रोसिक्यूशन ने एलेज किया हो, एक्यूज पर्सन ने क्या उनको एडमिट किया है, नहीं किया है, कौन कौन सी बात को एडमिट किया है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या है, नटशेल में प्रोसिक्यूशन की कहानी क्या है, क्या कहते हैं वो, क्या मामला था, कैसे घटना हुई, किस किस तरह से किन किन लोगों ने क्या क्या किया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्म नंबर एफ के 6 और 7 वाले क्लॉज में हमने जैसा परफॉर्मा हाई कोर्ट ने दिया था उसको एज इट इज ही लिया है, हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर 6 एंड 7 को कुछ लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको यहाँ पर खाली छोड़ा है। इसका मतलब हाई कोर्ट यहाँ पर क्या चाहता है, जो चाहता है वो लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा है। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के बाद यहाँ पर जो 313 के स्टेटमेंट्स होते हैं अक्यूज पर्सन के, वो आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर डिफेंस में वो कुछ कहना चाहता है तो वो आ जाना चाहिए। हालांकि लिखा नहीं है उन्होंने, लेकिन सीक्वेंस यही है, इसी तरह से मेंशन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे जजमेंट में आप 313 के बारे में भी तो लिखेंगे ना, क्या मामला है, या उनकी मान ली कोई भी डिफेंस की कुछ एविडेंसेस है उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप जो आपका रीज़न है, जो आपकी फाइंडिंग्स है उसके बारे में लिखेंगे। सेंटेंसेस के बारे में आप लिखेंगे, कितने पीरियड के लिए आप उसको डिटेन किया गया और उसका सेट ऑफ कैसे किया गया, कैसे एडजस्टमेंट किए गए हैं। मान लो वो पर्सन को बेल नहीं मिला था ड्यूरिंग द ट्रायल, उसको कोई बेल नहीं मिला, तो जितना पीरियड उसने अंडरगो किया उसको सेंटेंस के साथ सेट ऑफ किया जाता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हो सकता है उस पर्सन को 1 महीना 2 महीने के लिए वो जेल में रहा हो, जुडिशल कस्टडी में रहा हो, बाद में बेल मिल गई हो और फिर कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास किया हो, वहाँ पर भी उसकी सेट ऑफ करने के लिए उसके पीरियड के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ ट्रायल या आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल, अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजल किया जाता है, उस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के बारे में डिटेल्स यहाँ पर नीचे दी जाती हैं। अगर कोर्ट ने किसी तरह का कंपनसेशन किसी विक्टिम को दिया है, एग्रीड पर्सन को दिया है, कंप्लेनेंट को दिया है, जैसा भी है उसके बारे में भी डिटेल मेंशन यहाँ पर करनी होती है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 428 ऑफ सीआरपीसी, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना होता है। और इसके अलावा वारंट ऑफ कमिटमेंट ऑन सेंटेंसेस और इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन, इन सब के बारे में बात लिखी होती है यहाँ पर। और इसके अलावा आपका जो जजमेंट की कॉपी है वो एक्यूज पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर दी गई है कि नहीं, इसके बारे में सारी बातें आपको मेंशन करनी होती है। तो बेसिकली दोस्तों ये मोटे मोटे तौर पर हमारे पास ये फॉर्म्स और परफॉर्मा है जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब होने चाहिए। अब इनको जब एनालाइज करेंगे, जब जजमेंट को लिखेंगे, कंटेंट को लिखेंगे, जब फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिटेल में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हर बात आपको समझा दूंगा। उसके लिए मैं काम करेंगे एक प्रैक्टिकल कोई भी एक फैक्ट्स ऑफ द केस ले लेंगे, बल्कि एक ऐसा भी कर सकते हैं कोई प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर में कोई जजमेंट राइटिंग का कंटेंट आया हुआ हो, उसी को लेकर हम एग्जामिन करके आपको सैंपल के तौर पर समझा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस पूरे वीडियो को अपने पास सेव करके रख लीजिए, और जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि इनको शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बारे में मदद मिल जाए। और जो लोग इवन एलएलबी कर रहे हैं वो लोग भी हमारी जुडिशरी की अगर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये लेक्चर्स डिटेल लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर के बाद अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट जुडिशल कॉम्पिटिशन टाइम्स में काफ़ी सारे वेरियस मॉड्यूल्स हैं, जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स, मेंस आंसर राइटिंग के सारे जितने एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जजमेंट राइटिंग करना, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये सारी बातें उस पर प्लीडिंग वगैरह की सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा एडवोकेसी के भी बैच हैं, जिन लोगों को किसी तरह का कोई अगर एडवोकेसी सीखनी है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। एचजेएस के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया उन्होंने लेकिन कोर्ट में वो लोग नहीं जाते। तो उन लोगों के लिए एडवोकेसी बहुत अच्छा है। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएलबी पास आउट किया, उनके लिए भी एडवोकेसी बैच बहुत अच्छा है, वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जजमेंट राइटिंग के बारे में आपको बता ही दिया, मॉर्निंग में 7:30 टू 8:30 हमारा मेंस का बैच चलता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन दोस्तों। बाकी के जो प्रोविजंस हैं जो कि हमारे जजमेंट राइट के साथ कनेक्टेड है, हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। मीन टाइम इस सेशन में रोक लेते हैं। थैंक यू।